हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज 11 अगस्त के करंट अफेयर्स को। दोस्तों यह करंट अफेयर्स झारखंड से रिलेटेड है और इस करंट अफेयर्स में हम लोग देखते हैं प्रतिदिन झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और वन लाइनर्स के फॉर्म में। इसके अलावा मैं आपके सामने एक अभ्यास प्रश्न भी रखता हूं जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इस सेशन के अंत में हम झारखंड से रिलेटेड जो ट्रेडिशनल अफेयर्स के प्रश्न होते हैं, स्टैटिक जीके के, उसके भी कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से, और यह अभ्यास प्रश्न था इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के सौजन्य से बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नियंत्रण में 17वां कृषि विज्ञान केंद्र झारखंड में कहाँ स्थापित होने जा रहा है। ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी पलामू अथवा ऑप्शन डी रांची। दोस्तों 17वां कृषि विज्ञान केंद्र झारखंड में हजारीबाग में स्थापित होने जा रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अधीन झारखंड के हजारीबाग जिले में गोरिया कर्मा नामक स्थान पर KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र खुलने जा रहा है। इसकी मंजूरी नई दिल्ली स्थित ICAR ने दे दी है। हजारीबाग जिले में KVK की स्थापना को लेकर BAU के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह के प्रयासों से हजारीबाग जिले में ICAR का सौजन्य से BAU के नियंत्रण में 17वां कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित होने जा रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार का उपक्रम है ICAR जो नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली ने BAU को हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड स्थित मोजा कजरा गांव गोरिया कर्मा में KVK स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों से। और यह पहला प्रश्न है, झारखंड में मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान क्या है जिसकी शुरुआत 7 अगस्त 2023 को की गई है। ऑप्शन ए 7 गांव का पूर्ण विकास, ऑप्शन बी 7 शहरों में एम्बुलेंस सेवा, ऑप्शन सी टीकाकरण अभियान अथवा ऑप्शन डी कुपोषण मुक्ति अभियान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टीकाकरण अभियान है मिशन इंद्रधनुष 5.0 जिसकी शुरुआत हुई है झारखंड में और इसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टीकाकरण अभियान। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान के पहले चरण की शुरुआत हुई है और इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2023 को की गई है। आपको बता दें कि इस वैक्सीनेशन के जो अभियान है वैक्सीनेशन का, ये 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण की शुरुआत हो गई है और यह 7 से 12 अगस्त तक चलेगा। दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर तक, जबकि तीसरा और अंतिम चरण 9 से 14 अक्टूबर तक 2023 की बात हो रही है। ये तीनों चरण 2023 में ही पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि इस टीकाकरण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं और साथ ही 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण 3 चरणों में किया जाएगा। जो लोग टीकाकरण से अभी तक टीकाकरण नहीं ले पाए हैं किसी कारण से, वे इस दौरान टीका ले सकते हैं। बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के और गर्भवती महिलाएं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो गर्भवती माताओं एवं शिशुओं को विभिन्न प्रकार की 11 घातक बीमारियों से बचाव के लिए यह टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाना है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को किस उद्देश्य से पारित किया गया है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य शिक्षा को सुव्यवस्थित करने हेतु, ऑप्शन बी राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलाधिपति यानी चांसलर बनाने के लिए, अथवा यह तीनों ही सही है उपरोक्त सभी। इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी यह जो विधेयक पास किया गया है विधानसभा द्वारा, इसमें स्वास्थ्य शिक्षा को सुव्यवस्थित करना,
राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करना और इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति मुख्यमंत्री को बनाया जाना, यही इसका उद्देश्य है। आइए इसे भी थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बिल 2023 पारित कर दिया गया है। इसमें क्या प्रावधान है, अगर इसे जानना चाहते हैं तो बता दें कि झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक में राज्य में एक स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, यानी इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री को इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाने का भी प्रावधान किया गया है, यानी यह जो नया विश्वविद्यालय बनेगा झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, इसके कुलाधिपति चांसलर होंगे मुख्यमंत्री। यह प्रावधान इसमें किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अभी तक राज्यपाल ही हुआ करते थे, और इसमें नया प्रावधान किया गया है जिसमें एक विश्वविद्यालय, यानी जिस विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक के तहत जिसकी स्थापना की जानी है, उसके चांसलर होंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा आपको बता दें कि इसका कुछ उद्देश्य भी है, और यह उद्देश्य है विभिन्न विषयों और संस्थानों में स्वास्थ्य शिक्षा को सुव्यवस्थित करना और एक विशेष स्वायत्त निकाय यानी ऑटोनोमस बॉडी स्थापित करना। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में जो झारखंड में 8 कार्यात्मक राज्य विश्वविद्यालय हैं, यानी जो फंक्शनल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, राज्य के विश्वविद्यालय हैं, उसके राज्यपाल अभी तक कुलाधिपति रहे हैं। इसमें काफ़ी विवाद भी हुआ था। विवाद यानी विधानसभा में जिस तरह का विरोध होता है वो भी हुआ था, जिसमें सरकार ने पक्ष रखा था कि बिहार में भी मुख्यमंत्री को 3 विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया है। यानी इन 3 विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे या फिर वर्तमान में हैं बिहार के मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत पहली बार कितने अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों का चयन किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 अथवा ऑप्शन डी 10। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 3। आपको बता दें कि यह पहली बार हुआ है जब झारखंड में अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति और ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी इस छात्रवृत्ति योजना में शामिल किया गया है, और इसके तहत 3 अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों का चयन किया गया है। आइए इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के लिए कुल 25 विद्यार्थियों का चयन इस बार किया गया है। ये सभी विद्यार्थी ब्रिटेन और आयरलैंड में कुछ चयनित विश्वविद्यालय में पढ़ाई करेंगे, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इस योजना के तहत पहली बार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अल्पसंख्यक श्रेणी में यानी माइनॉरिटीज़ के विद्यार्थियों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि इसमें शेड्यूल ट्राइब्स के 10 विद्यार्थियों का चयन किया गया है और बैकवर्ड क्लास के 7 और शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के 5 और माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक के 3। इस तरह कुल 25 छात्र हो गए हैं, यानी 10 7 17, 5 22 और 3 25, यानी कुल 25 छात्रों का चयन किया गया है इस छात्रवृत्ति योजना के तहत। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड के किस रिक्त विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है? ऑप्शन ए डुमरी, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी मांडर अथवा ऑप्शन डी तोरपा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डुमरी। आपको बता दें कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है डुमरी उपचुनाव को लेकर, और यहाँ 5 सितंबर 2023 को वोटिंग किया जाएगा और 8 सितंबर 2023 को मतों की गणना होगी, यानी उस दिन रिजल्ट आ जाएगा। आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी वर्तमान में यूपीए की प्रत्याशी होंगी इस डुमरी विधानसभा से, जो वर्तमान में मंत्री हैं। जैसा कि आपको पता होगा
झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो के असमय निधन हो गया था। उसके बाद झारखंड सरकार ने उनकी पत्नी बेबी देवी को झारखंड में मंत्री बनाया है, जो वर्तमान में विधायक नहीं है। और जगन्नाथ महतो के असमय निधन हुआ था और उसके बाद से ही डुमरी विधानसभा जो सीट है वह रिक्त है। आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो लगातार 4 बार इस विधानसभा से विधायक रहे थे और जगन्नाथ महतो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अलावा उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के मंत्री भी थे। इसमें आपको बता दें कि इलेक्शन रूल्स क्या है। इलेक्शन रूल्स के अनुसार विधानसभा सीट रिक्त होने पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराने का प्रावधान है संविधान के अनुसार। और चूंकि 6 अप्रैल को निधन हो गया था और 6 महीना के अंदर चुनाव कराना था, यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा इस डुमरी विधानसभा के लिए अधिसूचना जारी की गई है उपचुनाव के लिए। इसके अलावा चूंकि बेबी देवी को मंत्री बनाया गया है, जो वर्तमान में विधायक नहीं है, अतः इसके तहत भी एक प्रावधान है जो संविधान के आर्टिकल 164(4) में है कि कोई भी व्यक्ति अगर विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी वह मंत्री बन सकता है और 6 महीने तक वह मंत्री बना रह सकता है। और 6 महीना के अंदर अगर वह विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता है या नहीं बन पाती है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा या उसे इस्तीफा देना पड़ता है। प्रश्न नंबर 5 है, धनबाद के रिटायर्ड कर्नल जेके सिंह को अटल टनल एक इंजीनियरिंग चमत्कार भारत का भविष्य नामक हिंदी डॉक्यूमेंट्री के लिए जम्मू में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बेस्ट मेकअप अवार्ड, ऑप्शन बी बेस्ट एक्टर अवार्ड, ऑप्शन सी बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड अथवा ऑप्शन डी बेस्ट वॉइस ओवर अवार्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बेस्ट वॉइस ओवर अवार्ड के लिए रिटायर्ड कर्नल जेके सिंह को पुरस्कृत किया गया है जम्मू में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मनाली में बने भारत के गौरव अटल टनल पर बनी हिंदी डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है अटल टनल एक इंजीनियरिंग चमत्कार भारत का भविष्य, इसमें जेके सिंह ने वॉइस ओवर दिया था और यह वॉइस ओवर दिया था धनबाद के रिटायर्ड कर्नल जेके सिंह ने और इन्हें ही सर्वश्रेष्ठ वॉइस ओवर अवार्ड से इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है। फिल्म को जम्मू में 6 अगस्त 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कुल 171 फिल्मों ने हिस्सा लिया था यानी पार्टिसिपेट किया था। फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फिल्म एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू कश्मीर के फिल्म समुदाय की ओर से किया गया था। आपको ये बता दें कि कर्नल जेके सिंह पिछले 13 वर्षों से 15 अगस्त को प्रतिवर्ष लाल किला पर और 26 जनवरी को राजपथ पर हिंदी में कमेंट्री करते आ रहे हैं, इसलिए ये पहले से ही काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। और कर्नल जेके सिंह वर्तमान में झारखंड के बाल सुधार गृह के नोडल ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हैं। दोस्तों आइए अब देखते हैं वन लाइनर के फॉर्म में झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को। और यह प्रश्न है पहला, झारखंड सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत लोगों को कितना लीटर पेयजल का वितरण प्रतिदिन किया जाएगा? इसका उत्तर है 55 लीटर। दूसरा प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में कितने रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है? इसका उत्तर है 11,988 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है और यह अनुपूरक बजट 2023-24 के लिए है और सभी विभागों में यह आवंटित किया जाएगा। झारखंड के किस शहर में झारखंड स्टेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा अब कोक प्लांट को नहीं लगाया जाएगा? इसका उत्तर है धनबाद। धनबाद में प्रदूषण ज़्यादा होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक्सेलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है? इसका उत्तर है IIM रांची में इसका आयोजन किया जाएगा और यह आयोजन 5 और 6 जनवरी 2024 को किया जाना है। हाल ही में कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झारखंड की बेला घोष ने कौन सा पदक
जीता है? इसका उत्तर है गोल्ड मेडल, और बेला घोष को यहाँ पे 2 गोल्ड मेडल हासिल करने में सफलता मिली है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकाश की घोषणा की थी? ऑप्शन ए 9 अगस्त 2019, ऑप्शन बी 9 अगस्त 2020, ऑप्शन सी 9 अगस्त 2021 अथवा ऑप्शन डी 9 अगस्त 2022। दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट में कर सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बारी है झारखंड से रिलेटेड ट्रेडिशनल अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को देखने का। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, शेफील्ड की पहचान झारखंड के किस गांव से होती है, या झारखंड का शेफील्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मलूटी, ऑप्शन बी भेंडरा, ऑप्शन सी कोराम्बे अथवा ऑप्शन डी परबतपुर। इसका सही उत्तर है दोस्तों भेंडरा। झारखंड का शेफील्ड भेंडरा को कहा जाता है। आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं कि यह भेंडरा नाम क्यों पड़ा है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में एक शहर है शेफील्ड, और यह शेफ नदी के किनारे अवस्थित है, और यह शहर स्टील उत्पादन के लिए फेमस है पूरे दुनिया में। और झारखंड के भेंडरा नामक स्थान को लौह नगरी के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पारंपरिक तरीके से लोहे के औजार बनाए जाते हैं, और यहाँ करोड़ों का कारोबार होता है। और यही कारण रहा है कि अंग्रेजों ने झारखंड के भेंडरा को भारत का शेफील्ड नाम दिया था। भेंडरा के बारे में आपको बता दें कि भेंडरा बोकारो के नवाडी प्रखंड में स्थित है, जमुनिया नदी के तट पर, और शेरशाह सूरी द्वारा इसे बसाया गया था। आपको बता दें कि भेंडरा में शेरशाह के ज़माने में उनकी सेवा के लिए हथियार बनाए जाते थे, और आज भी पारंपरिक तरीके से यहाँ तलवार, भाला, कटार, फरसा, कुल्हाड़ी, हसुआ, हथौड़ा, चाकू, बांसुली, कुदाल आदि अभी भी पारंपरिक तरीके से लोहे के औजार यहाँ बनाए जाते हैं। और यही कारण है कि भेंडरा को झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब देखते हैं वन लाइनर के फॉर्म में कुछ ट्रेडिशनल अफेयर्स को। और आज के कुछ प्रश्न खनिज से संबंधित है। आइए इसे देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, झारखंड में खनिजों के भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान किस खनिज का है? भंडारण की दृष्टि से यानी रिजर्व के मामले में। इसका सही उत्तर है लौह अयस्क। आपको बता दें कि भंडारण की दृष्टि से अगर आप जानना चाहते हैं तो भंडारण की दृष्टि से झारखंड में पहला स्थान कोयला का है, यानी कोल का है। इसके अलावा दूसरा स्थान, जैसा कि इस प्रश्न से भी साफ है कि लौह अयस्क है, यानी आयरन ओर है। और तीसरा स्थान झारखंड में जो भंडारण की दृष्टि से है, रिजर्व की दृष्टि से है, वह तांबा यानी कॉपर है। और इसके अलावा चौथा स्थान नहीं, आप 7वां स्थान रख लीजिए भंडारण की दृष्टि से, ये बॉक्साइट का है। यानी भंडारण की दृष्टि से झारखंड में सबसे ज़्यादा भंडार कोल का है, दूसरे स्थान पर आयरन ओर यानी लौह अयस्क है, तीसरे स्थान पर कॉपर, और 7वें स्थान पर बॉक्साइट। यह है रैंकिंग वर्तमान समय में झारखंड में भंडारण की दृष्टि से। इसलिए झारखंड में खनिजों के भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान पूछा गया है, तो उसका सही उत्तर होगा लौह अयस्क। अगर पहला पूछा जाता तो यह होता दोस्तों कोल। अगर तीसरा स्थान पूछा जाता तो कॉपर यानी तांबा। अगर यह पूछा जाता कि 7वां स्थान किसका है तो वो होता बॉक्साइट। दूसरा प्रश्न है, झारखंड में खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान किस खनिज का है? इसका भी उत्तर है लौह अयस्क। और यहाँ प्रश्न है पहला स्थान किसका है? उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों आपको बता दें कि पहला स्थान लौह अयस्क का यानी आयरन ओर का है, दूसरा स्थान कोल का है, यानी ठीक इसके पहले वाले प्रश्न का उल्टा। यानी भंडारण की दृष्टि से कोल सबसे ज़्यादा था झारखंड में, और दूसरे स्थान पर आयरन ओर है। और वहीं उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पहला स्थान आयरन ओर यानी लौह अयस्क का है, और दूसरा स्थान कोल का है। इसके अलावा तीसरा स्थान कॉपर का है यानी तांबा का है, और 5वां स्थान बॉक्साइट का है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न में पूछा गया है झारखंड में खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान कौन सा है? यह है
लॉएस्ट। अगर दूसरा पूछा गया होता तो ये होता कोल, तीसरा पूछा गया होता तो ये होता कॉपर, और पांचवा पूछा गया होता तो ये होता बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है? एकमात्र उत्पादक राज्य है। इसका सही उत्तर है प्राइम कोकिंग कोल, यूरेनियम और पाइराइट। झारखंड में प्राइम कोकिंग कोल यानी देश का एकमात्र राज्य है जहां प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादन होता है, और इसके लिए ही BCCL का गठन किया गया था। और यूरेनियम झारखंड में पूर्वी सिंहभूम में होता है, और देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूरेनियम होता है। और पाइराइट के मामले में भी झारखंड प्रथम स्थान पर है, यानी एकमात्र उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल कितना प्रतिशत खनिज झारखंड में पाया जाता है? इसका उत्तर है 40%। इसके बारे में दोस्तों एक फैक्ट्स बता दें कि रिजर्व के मामले में अगर हम बात करें तो झारखंड में 30 से 35% का रिजर्व है झारखंड में, पूरे देश की तुलना करें तो। वहीं प्रोडक्शन के मामले में लगभग 40% है, और अगर वैल्यू के मामले में देखा जाए तो वैल्यू के मामले में करीब 32% है खनिज संसाधन झारखंड में, और इसे आप एवरेज निकालेंगे तो ओवरऑल 40% हो जाता है। एक बार आपको और रिपीट कर दें कि रिजर्व के मामले में झारखंड का 30 से 35% हिस्सा है, और प्रोडक्शन के मामले में 40% खनिज का उत्पादन होता है, और वैल्यू के हिसाब से देखें तो टोटल 32% वैल्यू का जो खनिज होता है वो झारखंड से होता है। इस तरह 40% खनिज का हिस्सा झारखंड का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है खूंटी। आपको बता दें पंचघाघ जलप्रपात खूंटी में स्थित है, और इससे रिलेटेड काफ़ी ऐसा नाम है जिससे आपको कन्फ्यूज़न भी होता होगा। आपको बता देते हैं कि यह कन्फ्यूज़न कैसे दूर किया जा सकता है। आपको बता दें कि पंचघाघ यह खूंटी में स्थित है, जबकि गौतम घाघ की बात करें तो गौतम घाघ ये लातेहार में स्थित है, और गौतम धारा की बात करें गौतम धारा तो ये भी जो है ये जिसे जोन्हा जलप्रपात कहते हैं गौतम धारा को, ये रांची में है। इसके अलावा लोधा घाघ की बात करें जिसे बूढ़ा घाघ कहते हैं, ये भी लातेहार में है। इसके अलावा प्रेमा घाघ एक और है, प्रेमा घाघ, और प्रेमा घाघ और सदनी घाघ ये दोनों ही गुमला जिले में है दोस्तों। प्रेमा घाघ और सदनी घाघ, प्रेमा घाघ और सदनी घाघ ये दोनों ही जलप्रपात कहाँ पे है? ये है गुमला में। तो ये काफ़ी मिलता जुलता नाम है, इसलिए आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।